नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। शाम के 4 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं 4 का चक्रव्यूह। आज उन बड़े मुद्दों को ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के साथ हम आप तक पहुंचाएंगे जिनका सीधा सरोकार आपसे है। तो चलिए 4 के चक्रव्यूह की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ इस दौरान खबरों पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, जिनमें विजय मिश्रा होंगे हमारे साथ। पूर्व विधायक हत्याकांड मामले को लेकर के अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही रवि भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि बलरामपुर में हुए ब्लास्ट को लेकर के जानकारी देंगे। तो साथ ही गोंडा से अभिषेक सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो मामूली विवाद पर फायरिंग की घटना पर खुल करके जानकारी देंगे, विस्तृत जानकारी देंगे। उधर लखीमपुर खीरी में पूर्व विधायक निर्वेंद्र मिश्रा मौत मामले में अब नया मोड़ आ गया है। दरअसल पूर्व विधायक निर्वेंद्र मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पूर्व विधायक की मौत की वजह हार्ट अटैक है। शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं पाए गए हैं। आपको बता दें कि जमीनी विवाद में पूर्व विधायक निर्वेंद्र मिश्रा गए थे और इस दौरान विवाद इतना बढ़ गया था। वहीं पूर्व विधायक निर्वेंद्र मिश्रा की मौत हुई थी। वहीं उनके बेटे को गंभीर चोटें भी आई हैं, जो अस्पताल में भर्ती बताया जा रहा है। इसके बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया था। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मामले को नया मोड़ दे दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में 3 बार के विधायक रहे निर्वेंद्र मिश्रा की मौत मामले को लेकर के राजनीति गर्मा गई। दरअसल ये पूरा मामला जमीन विवाद को लेकर जुड़ा हुआ था। आरोप इस बात के थे कि हथियारबंद बदमाशों ने मौके पर पहुंच करके पूर्व विधायक पर हमला किया, जानलेवा हमला किया, जिसमें पूर्व विधायक की हत्या कर दी गई। और साथ ही साथ पूर्व विधायक के परिवार वालों ने भी इस बात के आरोप लगाए गए थे कि पूर्व विधायक की पीट कर हत्या की गई है। उनके बेटे को भी इस दौरान कई चोटें आने की बात सामने आई थी। उसी दौरान लखनऊ रेंज की आईजी ने इसे लेकर के कहा था और साथ ही साथ एसएसपी सत्येंद्र कुमार ने भी इस पूरे मामले को लेकर के बयान दिया था। एसएसपी की ओर से कहा गया था कि मामूली कहासुनी हुई थी, उसके दौरान पूर्व विधायक गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई, यानी कि हार्ट अटैक हुआ था। यह पुलिस की ओर से पहले कहा गया था। लेकिन अब चूंकि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई है, उसमें यह पूरा मामला एक नए रुख की ओर जाता हुआ दिखाई दिया है। पुलिस की जो बात थी वही बात इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सामने आई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विजय मिश्रा हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। हम उनका रुख कर लेते हैं। विजय, क्या कुछ अपडेट है लखीमपुर खीरी में 3 बार के पूर्व विधायक की हत्या के मामले को लेकर इस वक्त आपके पास? बिल्कुल, अगर हम इस पूरे मसले को लेकर के पुलिसिया नज़रिए से देखें तो जाहिर है कि पुलिस जिस तरह की जानकारी दे रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उसमें हार्ट अटैक का मामला बताया जा रहा है। लेकिन यही मामला जब शुरू में चला था तो इस पूरे मसले को लेकर के सरकार के पास से जो इनके अधिकारी थे वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। हालांकि जाहिर है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अथेंटिक इसलिए माना जाएगा क्योंकि जाहिर सी बात है कि इन्हीं के जरिए से आगे के जो निष्कर्ष हैं वो निकलते हैं। हालांकि शरीर पर और चोट के निशान है या नहीं है, या फिर वहाँ पर घटनास्थल पर क्या हुआ था और अब तक के जो पुलिस ने किस तरह के बयान वहां पर आसपास के या पड़ोसियों के किस तरह के बयान हैं, इस पर सब कुछ निर्धारित करेगा। लेकिन साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी महत्वपूर्ण मानी जाएगी। लेकिन जाहिर है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को लेकर के अभी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। अभी समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक मिश्रा जब जा रहे थे लखीमपुर खीरी, तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस की तरफ से भी अभी थोड़ी देर में इस पूरे विषय को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। कल से ही कांग्रेस की सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा इस पूरे मसले को लेकर के यूपी सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रही हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि क्या उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जाति में पैदा होना पाप है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के सीधे सरकार को घेरने की पूरी कोशिश विपक्ष की तरफ से है। जाहिर है कि इस पूरे मामले में जो तथ्य हैं, जो निष्कर्ष हैं, वो वहाँ के पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साथ ही साथ वहाँ पर जिन्होंने जो मौके पर मौजूद थे उनसे ही बातचीत कर करके ये सारी बातें जो है वो साफ की जा सकेंगी। बिल्कुल विजय, लेकिन चूंकि लगातार पूर्व विधायक के जो परिजन हैं वे आरोप भी लगा रहे थे, धरने पर भी बैठे थे इस पूरे मामले को लेकर के। उस वक्त जब पुलिस ने कहा था कि मामूली सी आपसी हल्की फुल्की कहासुनी हुई थी, मुझे याद है एसएसपी का बयान, जब उन्होंने ये कहा था कि घटनास्थल पर हल्की फुल्की कहासुनी के दौरान पूर्व विधायक गिर गए थे और इससे उनकी मौत हो गई थी। और ये बात पुलिस की ओर से पहले सामने आई थी और वही बात अब पोस्टमार्टम में भी सामने आ रही है। क्या इसे लेकर के अब कोई परिजनों की ओर से कोई बयान आया है? परिजनों की ओर से अभी क्या कुछ करना है, उसे लेकर कोई जानकारी मिली है? गांव के लोग उस घटना को लेकर के अभी क्या कह रहे हैं?
देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं। अगर इस पूरे मामले को लेकर के परिजन अब क्या कहते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंतजार किया जा रहा है उन्हीं के बोलने का। कोशिश की जा रही थी इस पूरे मसले पर कि वो अपनी जो बातें हैं वो कह सके, लेकिन अभी भी वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मुझे लग रहा है कि शायद वो भी इस पूरे विषय की गंभीरता को देख रहे होंगे। हालांकि इस पर दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो ग्रामीण वहाँ पर मौजूद थे, जो लोग वहाँ पर मौके पर मौजूद थे, उनके बयान को बहुत इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। तो उनकी तरफ से इस पूरे विषय पर क्या कहा जाता है वो इंपॉर्टेंट होगा। 3 बार के पूर्व विधायक रहे हैं, किसानों की पॉलिटिक्स करते रहे नरेंद्र मिश्रा जी। और सबसे खास बात ये रही है कि इन सब के बीच में वो खुद ही ज़मीनी विवाद के दौरान वहाँ पर गए थे, जहाँ पर जानकारी हुई कि इस तरह की पूरी घटना हुई। हालांकि बाद में जानकारी आई थी कि घर में घुस करके इस तरह से पूरे कारनामे को अंजाम दिया गया था। लेकिन जाहिर है कि यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो अब कुछ और कह रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे मसले को हार्ट अटैक बताया जा रहा है। लेकिन जाहिर है कि यहाँ पर इस पूरे मामले की जाँच के साथ साथ में अब परिवारजन इस पूरे विषय पर क्या कहेंगे और जो वहाँ मौके पर मौजूद लोग थे उनका क्या कहना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण अब हो जाता है। जाहिर है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के अगर परिवार चैलेंज करना चाहेगा तो ये उनके पास ऑप्शंस जरूर हैं, जिसके ज़रिए से वो किसी और स्वतंत्र संस्था से इस पूरे विषय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवा सकता है। लेकिन ये सब विषय तभी चीज़ें सामने आ सकती हैं जब उनके परिवार की तरफ से इस पूरे विषय पर कुछ कहा जाए, उनका परिवार जो है इस पूरे विषय पर सामने आए और अपनी बातों को कहे। हालांकि अब उत्तर प्रदेश पुलिस की जाँच से वो संतुष्ट है या नहीं है, जो अब तक की रिपोर्ट आई है उससे संतुष्ट है या नहीं है, और अब तक सरकार की तरफ से जितनी भी कार्रवाइयां हुई हैं उसको लेकर के उनका क्या कहना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हालांकि ज़रूर था कि शुरू में जब प्रशासनिक अधिकारियों का बयान आया था तब इसको लेकर के परिवार की तरफ से काफ़ी विरोध दर्ज कराया गया था। परिवार की तरफ से उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के सवाल खड़ा किया था। लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इंतजार इस बात का है कि परिवार अब क्या कहेगा और क्या बोलेगा। विजय, सिर्फ पक्ष और विपक्ष की ही बात नहीं, विपक्ष तो लगातार इन तरह की घटनाओं पर हमलावर लगातार रहा ही है। लेकिन इस घटना के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक, उनका भी बयान इसमें सामने आया था। लंबवा से जो विधायक हैं देवमणि द्विवेदी, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि एक और ब्राह्मण की हत्या हो गई, मन में एक पीड़ा होती है। तो क्या जाहिर सी बात है कि इस घटना के बाद जहां विपक्ष लगातार हमलावर है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी इसे लेकर के सवाल लगातार उठ रहे हैं। उन सवालों का जवाब भी सरकार को देना होगा, सिस्टम को देना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर के उन्हीं के विधायक ने सवाल खड़े किए और जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश और बिहार या फिर मध्य प्रदेश जो इस तरह के राज्य हैं वहाँ अभी भी जातिगत राजनीति जो है वो लगातार हावी रहती है। तो ऐसे में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है इस पूरे विषय को लेकर के कि उनकी तरफ से इस पूरे विषय को लेकर के क्या कहा जाना है या उनको लेकर के इस पूरे विषय पर किस तरह की प्रतिक्रिया रहती है। लेकिन जाहिर है कि अपने ही सरकार के जरिए से जब इस पूरे विषय पर सवाल खड़े किए जाते हैं और इस पर सवाल आता है तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं सरकार के लिए थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर हो जाती है। और यही मुश्किल इस समय सरकार को देखनी भी पड़ रही है, यही मुश्किल इस समय उन्हें समझनी भी पड़ रही है। और जाहिर है कि लम्हुआ के विधायक देवमणि द्विवेदी हैं जो इस पूरे मसले को लेकर के इसके पहले भी कई सारे मामलों को लेकर के सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। और अभी भी मुझे लग रहा है कि जब आज इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने सवाल खड़ा किया तो मुझे लगता है कि सरकार के लिए काफ़ी मुश्किलें उनकी बढ़ेंगी ही। हालांकि अब प्रशासनिक अधिकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तमाम जो साक्ष्य के समय मौके पर जो गवाह मौजूद थे वो सब काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं। और साथ ही साथ परिजन इस पूरे मसले को लेकर के क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण है। क्या परिवार के लोग इस पूरे विषय को लेकर के संतुष्ट हैं, परिवार के लोग का बयान क्या आता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है उनके पूरे बयान को, उनके पूरे आगे के सरकार के पूरी कार्रवाई को लेकर के वो क्या कहते हैं, ये सब कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। चलिए विजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ अगली खबर का हम रुख करेंगे। 4 के चक्रव्यूह में बड़ी एक और जानकारी हम आपको दे दें कि बलरामपुर के कोतवाली नगर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गदुरहवा मोहल्ले में जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल देखा गया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया पुलिस की ओर से। और शुरुआत में सिलेंडर ब्लास्ट से धमाका होने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन जांच में पुलिस आशंका अब जता रही है कि अवैध तौर पर घर में पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। फिलहाल पुलिस लगातार इस मामले को लेकर जांच कर रही है। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी जद में आकर के कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ लखनऊ से रवि हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। रवि, इस धमाके को लेकर के क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल पा रही है?
देखिए बलरामपुर इलाके का ये घटनाक्रम जो सामने आया है, यहाँ पर एक गदरुआ जो इलाका है वहाँ पर एक घर में विस्फोट होता है, जिसके पास आसपास जो के करीब आधा दर्जन जो मकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिसका असर सीधे सीधे उन सभी घरों पर पड़ता है। जिसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुँचती है और इसकी जब छानबीन की जाती है, इस विस्फोट के बारे में जानकारी जुटाई जाती है, तो पता चलता है कि पहले तो इसको बताया सिलेंडर की वजह से विस्फोट हुआ है, लेकिन उसके बाद वहाँ बारूद की जब सुगंध आने लगी तब ये शक जताया गया शायद यहाँ पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। तब इस पूरा जो मामला है वो भी निकल कर आया। हालांकि फिलहाल अभी इस पूरे मामले की जो है वो जांच की जा रही है। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, उसके अलावा एक महिला समेत 2 लोग जो है घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जो जिसका ये भवन है उसका जो भाई है वो लाइसेंसी पटाखा धारक है और उसके साथ ही दोनों काम करते थे। हालांकि दोनों का आपस में विवाद होने के बाद अब ये जो रजा और अकरम ये 2 भाई हैं, ये अब जिसका ये भवन है वो अपने ही भवन में पटाखा का निर्माण करा रहा था, जिसके बाद आज ये विस्फोट हुआ है। जिसके बाद धमाके से करीब आधा दर्जन जो है जो घर हैं आसपास के क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और महिला समेत 2 लोगों के घायल होने की खबर है। फिलहाल दोनों को ही इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। उसके अलावा मौके पर पुलिस अधीक्षक पहुंचे थे और उसके अलावा अब इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। रवि, इसे लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है? क्योंकि अब जांच की जाएगी इस मामले को लेकर के। पहले जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं कि सिलेंडर फटने की बात सामने आ रही थी, उसके बाद जब बारूद की गंध आई तो इस बात की शंकाएं तेज हो गई हैं कि हो सकता है वहां पर पटाखों का निर्माण किया जा रहा हो, इसलिए बारूद इकट्ठा किया गया हो और वहीं कहीं ना कहीं किसी गलती की वजह से उस बारूद ने आग पकड़ ली और इससे धमाका हुआ। पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर? जो जानकारी मिली है वो मोहम्मद रजा है, जिनका ये जो मकान है जहां पर ये अवैध रूप से पटाखे का निर्माण किया जा रहा था। उसके अलावा इनके जो भाई हैं अकरम, जो कि लाइसेंसी पटाखा धारक हैं और व्यवसायी भी हैं, दोनों एक साथ काम करते थे, लेकिन इनका आपस में कोई विवाद हो गया। जिसके बाद जो मोहम्मद रजा है, इनका ये जो घर है गदरुआ इलाके में, यहाँ पर अवैध रूप से ये पटाखे का निर्माण करा रहे थे, जो कि जानकारी मिली है। उसी के दौरान ये धमाका हुआ है, जिसके बाद जिसमें करीब एक व्यक्ति की मौत की खबर है। उसके अलावा एक महिला समेत 2 लोगों के घायल होने की खबर है। रेस्क्यू करके दोनों को ही निकाला गया है, उसके बाद उनको इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची थी और जब जानकारी जुटाने की कोशिश की गई कि इस पूरे धमाके के पीछे की वजह क्या है, तो पता ये चलता है कि जो गैस सिलेंडर है वो फटा है। लेकिन जब जांच आगे बढ़ती है तो बारूद की सुगंध आती है। उसके बाद फिर यह अंदेशा होता है कहीं यहाँ पर पटाखा तो नहीं बनाया जा रहा था। तब जब तफ्तीश आगे बढ़ती है तो कुल मिला के तफ्तीश यहाँ पर आगे रुकती है कि यहाँ पर शायद अवैध रूप से। लेकिन रवि, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रशासन के लिए कि जितने भी अवैध पटाखे के कारोबारी हैं जो बिना लाइसेंस के इस तरह से पटाखों का निर्माण कर रहे हैं, उनकी भी सूचना इकट्ठा की जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, तभी इस तरह के हादसे, इस तरह की घटनाएं रुक पाएंगी। जाहिर अवैध रूप से पटाखों का जो काम होता है वो कहीं ना कहीं दीपावली भी अब करीब आ रही है और लगातार अगर बात करें तो हर साल अभियान भी चलाया जाता है। अवैध रूप से जो पटाखे का निर्माण कराते हैं, तमाम ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो चलती हैं, उन पर पुलिस कार्रवाई भी करती है। कई बार विस्फोट होता है जिसमें तमाम सारे लोगों की जानें भी जाती हैं। खतरे का अंबार बना रहता है पटाखा फैक्ट्री के जरिए। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो हर साल दावे जरूर होते हैं, लेकिन इस तरीके के जो हादसे हैं वो जब होते हैं तब कहीं ना कहीं पुलिस की नींद खुलती है और इस तरह की कार्रवाइयां हैं वो सामने। रवि, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त हम सीधे रुख करते हैं कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें आराधना मिश्रा क्या कुछ कर रही हैं, पहले वो सुन लेते हैं। दुखी होकर के ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा बोझ एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक जिम्मेदार विपक्ष के नेता होने के नाते आज ये प्रेस वार्ता हो रही है। जो हालात उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हो गई है वो बहुत ही चिंताजनक है, दुखद है, निंदनीय है। मुझे याद है 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुशासन के नाम पर उत्तर प्रदेश में आई थी। क्या इसी रामराज की बात करते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता? जिस राज्य में हत्याएं, लूट, अपहरण, बेटियों के बलात्कार, उनको जिंदा जला देना, इस तरह की विभत्स घटनाएं हो रही हो, ऐसा सुशासन उत्तर प्रदेश की जनता ने न कभी सोचा था, न और न ही
इसके लिए अपना महत्वपूर्ण मतदान किया था। मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ आप सभी मीडिया के साथियों का भी, कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हो रही हैं जो आपके माध्यम से हम लोग तक भी पहुंचती हैं और प्रदेश की जनता और देश की जनता तक पहुंच रही है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ी जनसंख्या का प्रदेश है। पूरे देश की आबादी का 16.85 जनसंख्या का हिस्सा उत्तर प्रदेश है। पर एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से दुखद है कि पूरे देश की क्राइम का 10.92 यानी 11% जो पूरे देश में क्राइम होता है वो अकेले उत्तर प्रदेश में। ये दुखद है। आज अभी कल लखीमपुर में एक घटना हुई जिसमें एक पूर्व विधायक श्री मिश्रा जी का दिन दहाड़े खुलेआम उनकी हत्या कर दी गई। उनके बेटे के ऊपर भी घात किया गया, वो अभी इलाज करा रहे हैं। और अभी वो घटना शांत नहीं हुई थी कि आज ही कुशीनगर में बहुत बड़ी घटना हुई है जिसमें जिन्होंने हत्या की और जो हत्यारे थे उनको मॉब लिंचिंग जैसी की सूचनाएं आ रही हैं कि गांव के लोगों ने पीट पीट करके मार डाला। ये घटना हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि क्या अपराधियों पर तो सरकार का नियंत्रण समाप्त हो चुका है, पर क्या प्रदेश की जनता का भी इकबाल पुलिस और प्रशासन पर समाप्त हो गया? उनको क्या उम्मीद नहीं रह गई है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस या उत्तर प्रदेश की सरकार से उनको न्याय मिलेगा? अगर जो डेटा, जो आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा का सत्र जो अभी हुआ था उसके पहले जारी किए थे, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा आपके सामने मैं उनको रखूँ। वैसे आप सबके संज्ञान में होगा, पर कुछ अध्ययन करके मैं उनको आपके सामने रखना चाहती हूँ। जनवरी 2020 से 7 सितंबर 2020 तक के आंकड़े प्रस्तुत हुए। हत्या के 2032 मामले 7 महीने में। अगर मेरी गणित ठीक है तो लगभग अगर उसको 7 से भाग किया जाए तो 290.28 मान लेते हैं, 291 मामले हर महीने हत्या के हो रहे हैं। और अगर उसको 30 से भाग किया जाए तो लगभग 9 से 10 हत्याएं प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। ये मेरे आंकड़े नहीं है, विपक्ष के आंकड़े नहीं है, ये सरकार के आंकड़े हैं। महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे, 1216 मामले दर्ज हुए केवल 7 महीने में। और अगर उनको भी भाग किया जाए तो पर मंथ 174 मामले और पर डे 6 से 7 मामले महिलाओं पर हो रहे अपराध के। एक दुखद पहलू और शायद हम सबको परेशान करने वाला एक नई तरह की घटनाएं हो रही हैं जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पीड़ा करने वाली है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज जो बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है उसने सारी परिकाष्ठाएं पार कर दी। सबसे ज्यादा जघन्य अपराध अगर हो रहे हैं तो मासूम बच्चियों के साथ हो रहे हैं। और एक नए तरीके का
क्राइम बेटियों के साथ हो रहा है। पहले उन बेटियों को अगवा किया जा रहा है, उनका बलात्कार हो रहा है, गैंगरेप हो रहा है और उसके बाद उनकी हत्या कर दी जा रही है। और अगर मैं कुछ घटनाओं को आपके सामने कोट करना चाहती हूं, किस तरह से लखीमपुर खीरी में एक बेटी की रेप करने के बाद मौत होती है, हत्या कर दी जाती है। दूसरी भी घटना लखीमपुर खीरी में उसकी रेप के बाद उसकी जबान काट दी जाती है। लगातार बुलंदशहर की घटना देख लीजिए, ये सारी वो घटनाएं हैं। हमीरपुर में जिसको कहा, ये मैंने नहीं, हमारे मीडिया के साथियों ने कहा कि जिस तरह की घटना निर्भया कांड थी, उसी तरह की विभत्स घटना हमीरपुर में उस बेटी के साथ हुई थी। बहुत सारी घटनाएं लगातार टीवी और समाचार पत्रों में आ रही हैं। मैं मानती हूं कि जितना दुखी आज मैं हूं, मैं भी एक मां हूं, एक बेटी हूं, एक बहन हूं, शायद उतनी ही पीड़ा आपको भी हो रही होगी। इस अपराध जो भारतीय जनता पार्टी के राज में बेटियों के साथ हो रहा है, ये अक्षम्य अपराध है, ये माफ नहीं किया जा सकता। जिन बेटियों की रक्षा करने के लिए हमारे देश के शौर्य को जाना जाता था, आज वो बेटियां बलात्कार करके जिंदा मार दी जाती हैं, जिंदा जला दी जाती हैं। और अफसोस की बात यह है कि हत्यारों को सरकार बचाने में लगी रहती है, उनको उनके अपराध की सजा नहीं मिलती। दलितों के अपराध की बात करें तो उत्तर प्रदेश टॉप पे है। महिलाओं पर हो रहे अपराध की बात करें तो उत्तर प्रदेश टॉप पे है। मुख्यमंत्री जी विधानसभा में लगातार सीना ठोक करके कहते हैं कि या तो अपराधी उत्तर प्रदेश में को छोड़ करके चले जाएंगे और या जेल जाएंगे। मैं पूछना चाहती हूं कि आखिर अगर सारे अपराधी उत्तर प्रदेश को छोड़ के चले गए, मुख्यमंत्री जी 3.5 साल बीत गए, मात्र 1.5 साल बचा है, तो आप जवाब दीजिए कि अगर सारे अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए या आपकी सरकार ने, आपकी पुलिस ने उन्हें जेल में बंद कर दिया, तो ये अपराध कर कौन रहा है? ये कौन लोग हैं जो रोज एक नया अपराध करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक नई सलामी देते हैं, चैलेंज करते हैं रोज उत्तर प्रदेश की पुलिस को, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को, और मैं तो कहूंगी ये रोज चैलेंज करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयानों को। बयान देने में, बोलने में कुछ नहीं जाता, पर हाँ, आज अगर किसी का जा रहा है तो गरीब विधवा की मांग सुनी हो रही, माओं की गोद उजड़ रही है, बेटियों का बलात्कार हो रहा है। ऐसा रामराज उत्तर प्रदेश को नहीं चाहिए। मैं आप सबसे तो कांग्रेस पार्टी की नेता आराधना मिश्रा को आप सुन रहे थे। उत्तर प्रदेश की सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर जोरदार तरीके से हमला बोला जा रहा है। कांग्रेस की ओर से सवाल किया गया कि सरकार को बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अपराध की घटनाएं लगातार क्यों घट रही हैं। साथ ही साथ फिलहाल इस बुलेटिन में साथ इतना ही। नमस्कार।